मैं दर्शन दुआ, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंडोनेशिया पर जापान के आधिपत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जा चुका है कि इंडोनेशिया पर डच लोगों का अधिकार हो चुका था और काफ़ी लंबे समय तक हॉलैंड इंडोनेशिया को अपने अधीन किए हुए था। परंतु धीरे धीरे इंडोनेशिया के लोगों में जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए डच सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए और ये आंदोलन बड़ा उग्र रूप धारण कर चुके थे। और अब ये डच सरकार भी समझ चुकी थी कि अधिक समय तक इन आंदोलनों को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए डच सरकार ने इंडोनेशिया के लोगों के साम्राज्यवादी भावना के विरुद्ध जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उन आंदोलनों को कुचलने का भरसक प्रयास किया गया। पुलिस की शक्ति बढ़ा दी गई, अनेक देशभक्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अनेक ऐसे कानून जारी किए गए जिनका उद्देश्य जनता को भाषण करने व अन्य प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोका जा सकता। परंतु फिर भी इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचला नहीं जा सका। लोगों के अंदर जो स्वाधीनता की भावना उत्पन्न हो चुकी थी वो बड़ी प्रबल थी और लोग हर हालत में अपनी स्वाधीनता चाहते थे। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी और वो घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में इंडोनेशिया मित्र देशों के पक्ष में इस युद्ध में शामिल था। यूरोप के रण क्षेत्र में जर्मनी और इटली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निरंतर विजयी हो रहे थे। फ्रांस, बेल्जियम आदि देशों पर जर्मनी का कब्जा हो गया था और ब्रिटेन पर हवाई आक्रमण बहुत धारण कर रहे थे। इस स्थिति का इंडोनेशिया के देशभक्तों पर भी प्रभाव पड़ा। वह अपने देश से डच साम्राज्यवाद का अंत करने का स्वर्णमय अवसर देखने लगे और उन अवसरों का पूरी तरह उपयोग करने का बारे में सोचने लगे। दिसंबर 1941 में जापान भी मित्र राज्यों के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया, अर्थात जापान जर्मनी तथा इटली के पक्ष में युद्ध में शामिल हुआ। जापान का दावा था कि महायुद्ध में वह इस उद्देश्य से शामिल हुआ है ताकि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया से पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद का अंत कर इस क्षेत्र के सब देशों में स्वाधीन सरकारों की स्थापना की जाए। इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी देशभक्तों को जापान से बहुत आशा थी। वे अनुभव करते थे कि डच आधिपत्य का अंत करने का क्रियात्मक उपाय यही है कि जापान की सेनाएं इंडोनेशिया पर आक्रमण करें और डच सेना को परास्त कर उनके देश को स्वतंत्र करें। यही कारण है कि जब जापानी सेनाओं ने फिलीपीन आदि देशों पर विजय प्राप्त की तो इंडोनेशिया के लोगों ने अत्यधिक उल्लास का अनुभव किया। जापानी सेनाएं विद्युत गति से दक्षिण पूर्वी एशिया में आगे बढ़ रही थी। इस समय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जापान का मुकाबला कर सकने की शक्ति किसी देश में नहीं थी। डच लोगों के लिए भी यह संभव था
संभव नहीं था कि वे जापानी आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकते। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि जो विविध द्वीप हॉलैंड के अधीन थे, उनको एक एक करके जापान ने वहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया। जल और वायु के मार्गों से जापानी सेनाएं इन द्वीपों में प्रवेश कर गई। मार्च 1942 तक सारे इंडोनेशिया पर जापान का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इंडोनेशिया में बसे हुए यूरोप वासियों के प्रति तो जापानी सैनिकों ने बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया। सबको बंदी बनाकर कैंपस में ठूस दिया गया। जितने भी पद उन्होंने ग्रहण कर रखे थे, सब पर जापानियों को आसीन करा दिया गया। कमी पड़ने पर जो पद खाली रह गए थे, उन पर इंडोनेशिया के लोगों को आसीन करवाया गया। डच शासन के विरुद्ध घृणा पैदा करने के लिए और जापानियों को इंडोनेशिया का हितैषी सिद्ध करने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं को सम्मानित पद दिए गए। शरीकत इस्लाम के नेता सुकरन व हट्टा इत्यादि, जिनको निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने भी जापानी शासन को सहयोग दिया। जापानी शासन इंडोनेशिया के लिए वरदान था, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ में तो इटली और जर्मनी व जापान की खूब विजय हुई, परंतु जैसे ही जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बमों का प्रयोग करके उनको नष्ट किया गया, वैसे ही इन शक्तियों के हौसले काफ़ी पस्त हो गए। जापान ने अपने हथियार डाल दिए और इंडोनेशिया पर जापानियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। जापान की पराजय तथा इंडोनेशिया पर हॉलैंड का दोबारा प्रभुत्व, इन दोनों के मध्य में जो संक्रमण काल था, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी नेताओं ने एक स्वतंत्र गणतंत्र की घोषणा कर डाली। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया में गणतंत्र की स्थापना की गई और इस गणतंत्र के राष्ट्रपति सुकर्न तथा उपराष्ट्रपति गणतंत्र का एक संविधान था, जिसके अनुसार 135 लोगों की एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी। राष्ट्रपति का एक मंत्रिमंडल भी बनाया गया और जो कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करता था। इंडोनेशिया के लगभग सभी वर्गों का इस गणतंत्र को तथा उसकी सरकार का विश्वास प्राप्त था। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने एक सैनिक इकाई विशेष तौर से दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध करने के लिए तैयार की थी, जिसका नाम दक्षिण पूर्व एशिया कमांड रखा गया था। जब जापान पराजित हो गया तो इंडोनेशिया पर कब्जा स्थापित करने का काम इस कमांड को दिया गया, और इस कमांड की सारी कार्यवाही अंग्रेजी फौजों को सौंपी गई। ऐसा प्रबंध किया गया था कि अंग्रेजी फौज जैसे जैसे इंडोनेशिया के द्वीपों पर कब्जा करती जाएगी, वैसे वैसे ही वहाँ का शासन हॉलैंड सरकार को सौंपती जाएगी। शासन स्थापित करने हेतु हॉलैंड का नीदरलैंड इंडीज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक संगठन भी संगठित किया गया। अंग्रेज फौजें कब्जा स्थापित करने के उपरांत शासन का कार्य इस संस्था को सौंपती जाने वाली थी।
परंतु राष्ट्रीय चेतना अब तक इंडोनेशिया में इतनी अधिक जागृत हो चुकी थी कि दोबारा हॉलैंड के शासन की स्थापना करना कोई अधिक आसान काम नहीं था। इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी इस बार स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। जावा, मुद्रा व सुमात्रा के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर तो जैसे तैसे करके हॉलैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया, परंतु इन द्वीपों में हॉलैंड का शासन स्थापित जिन द्वीपों पर हॉलैंड का शासन स्थापित नहीं हो पाया। मित्र राष्ट्रों की सेना 1945 के सितंबर माह के अंतिम दिनों में जावा में उतरी। इंडोनेशिया की जनसंख्या का 2/3 भाग जावा व मुद्रा में ही निवास करता था। जावा, मुद्रा व सुमात्रा में अंग्रेजी फौजों ने कब्जा तो स्थापित कर लिया, परंतु इन स्थानों पर स्थापित गणतंत्रीय सरकार को उखाड़ फेंकने की हिम्मत उनमें ना हुई। ऐसा करने का अर्थ इंडोनेशिया की 66% जनता को क्रांति के लिए उकसाना होता था। अर्थात इन द्वीपों में लगभग इंडोनेशिया की 66% जनता निवास करती थी। अगर इन प्रदेशों पर गणतंत्र को खत्म करके हॉलैंड का आधिपत्य स्थापित करना अंग्रेजी फौजों का कार्य माना जाता तो 66% इंडोनेशिया की जनता को के विरोध का सामना करना पड़ सकता था। इन तीनों द्वीपों को छोड़कर अन्य स्थानों पर तो हॉलैंड का पूर्णतः शासन स्थापित किया गया, परंतु जावा, मुद्रा और सुमात्रा पर हॉलैंड का आधिपत्य स्थापित न हुआ। हॉलैंड यदि सारे इंडोनेशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता था तो उसके पास 2 तरीके थे। एक तरीका तो यह हो सकता था कि इंडोनेशिया के गणतंत्र को अंग्रेजी फौजों द्वारा परास्त कर दिया जाए, और दूसरा तरीका ये था कि राष्ट्रवादियों के साथ समझौता करके ऐसा कोई मार्ग निकाला जाता कि जिसमें वह हॉलैंड के साम्राज्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते। दूसरा तरीका तो तत्कालीन परिस्थितियों में विचार करने योग्य ही नहीं था, क्योंकि इस समय तक इंडोनेशिया की जनता पूर्ण स्वतंत्रता से कम की कोई व्यवस्था स्वीकार करने की मनोस्थिति में ही नहीं थी। अतः इसको देखते हुए पहला विकल्प ही ऐसा था जिस पर अमल करके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था, अर्थात इंडोनेशिया के राष्ट्रवादियों को पराजित करके ही हॉलैंड का इंडोनेशिया पर अधिकार हो सकता था। हॉलैंड से बहुत बड़ी संख्या में डच सेना को बुलाया गया और इंडोनेशिया गणतंत्र की सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया गया था। इंडोनेशियाई गणतंत्र की सेनाओं ने डटकर इस सेना का मुकाबला किया। सैनिक बल के साथ साथ देश के लिए आत्मसमर्पण की भावना से उत्पन्न बल के कारण इंडोनेशिया सेना बहुत ही अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। वास्तव में तो ये दोनों सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादियों की लड़ाई थी। राष्ट्रवादियों के लिए ये क्रांति थी जिसकी परिणति स्वतंत्रता में ही होनी निश्चित थी। इसी निश्चय ने इंडोनेशिया सेनाओं को अतिरिक्त बल प्रदान किया। जब हॉलैंड को पूरा प्रयत्न करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली तो उसने अपनी नीति में परिवर्तन किया। उसने ये स्वीकार करना पड़ा कि इंडोनेशिया में गणतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं और उनको हिलाना व उखाड़ फेंकना अब संभव नहीं है। उसने इस बात का भी प्रयत्न करके देख लिया था कि गणतंत्रीय शासन के कर्णधारों के
एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग कर दे। इसमें भी उसको सफलता नहीं मिल पाई थी। इस विचार से विवश होकर इंडोनेशिया ने गणतंत्रीय शासन से समझौता की बातचीत करने की पहल की गई। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसे लिंगायती समझौते के नाम से जाना जाता है। दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए वार्ता बहुत लंबे समय तक चलती रही और अंत में 25 मार्च 1947 को ये लिंगायती समझौता हुआ। इसमें जावा, सुमात्रा और मुद्रा में स्थापित स्वतंत्र इंडोनेशिया गणतंत्र को मान्यता मिल गई। यह निश्चय किया गया कि 1 जनवरी 1949 तक डच और मित्र राष्ट्रीय सेना इस क्षेत्र को खाली कर देगी। सारे द्वीप समूह को इन 3 संयुक्त राज्यों के रूप में संगठित करने की व्यवस्था भी की गई। इंडोनेशिया, बोर्निया और विशाल पूर्व, ये 3 संयुक्त राज्य थे। संघीय सरकार को इस रूप में नीदरलैंड और डच वेस्ट इंडीज से मिलकर नीदरलैंड इंडोनेशियाई संघ बनाने की योजना तैयार भी की गई। गणतंत्र ने गैर इंडोनेशियों द्वारा भी संपत्ति की पुनः प्राप्ति के लिए दावे स्वीकार किए। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए आंशिक पराजय थी और आंशिक विजय थी। गणतंत्र को मान्यता मिलना इंडोनेशिया की एक बहुत बड़ी सफलता थी, परंतु डचों ने इंडोनेशिया का संयुक्त राज्य और फिर नीदरलैंड हिंदेशिया संघ बनाकर उसे स्थानीय शासन की बराबरी का दर्जा दे दिया गया था। अतः दोनों पक्ष इस समझौते को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। बोर्निया और ग्रेट ईस्ट में जो नया गणतंत्र कायम हुआ था, उस पर भी डच लोगों का प्रभुत्व बड़ा दृढ़ था। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया राज्य संघ की विदेश नीति और सेना आदि पर भी हॉलैंड का प्रभाव पूर्व पहले की भांति कायम था। इस दिशा में ये स्वाभाविक था कि अनेक देश भगत इस समझौते से असंतोष अनुभव कर रहे थे। अपनी ओर से डचों ने गणतंत्र की सरकार को परेशान करने का पूरा यत्न किया। उसके निर्देशन पर जावा, सुमात्रा में